पिछले 4-5 दिनों में यूट्यूबर्स के द्वारा अपने घर बनाया हुआ एक नियम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि यदि आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, पीएचडी पूरी नहीं की है, पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2025 में नियम बना दिया है और बड़े बड़े वीडियोस बनाए जा रहे हैं। नेट की मान्यता खत्म, पीएचडी की जरूरत नहीं, अब पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी, नेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा विद्यार्थियों, क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई नियम बनाया है क्या? अगर ऐसा है तो मेरा एक प्रश्न है कि किसी कैंडिडेट ने, अगर ऐसा नियम है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो विद्यार्थियों एक प्रश्न उठता है कि किसी कैंडिडेट ने एमएससी फिजिक्स किया है, एमएससी केमिस्ट्री किया है, एमए हिंदी किया है, एमए संस्कृत किया है, एमए इंग्लिश किया है, एमए सोशियोलॉजी किया है, एमए साइकोलॉजी किया है, तो वो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है? आप यूट्यूब के अध्यापकों से या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स से ये प्रश्न पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? विद्यार्थियों, आप मुझसे ये प्रश्न पूछिए कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आपने एमए हिंदी किया है? तो 2025 का नियम कहता है नहीं बन सकते हैं। अब विद्यार्थियों, आप लोगों को सुन के धक्का तो लगा होगा, लेकिन विद्यार्थियों मेरा काम है आप लोगों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम बताना, वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, चिंता मत कीजिएगा, सुन के जाना। और अगर बात समझ में आ जाए विद्यार्थियों, तो YouTube से भ्रमित मत हो जाना। और YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को झूठ ना परोसा जाए। मैं आप लोगों को नियम बताने का प्रयास करता हूं। बिना नेट या फिर बिना पीएचडी किए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बन सकता है? पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री करके कोई विद्यार्थी केवल पोस्ट ग्रेजुएशन करके, मैं पूरी बात पूरी करूं, केवल पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना जा सकता। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। आप खुद सोचो विद्यार्थियों, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने आप लोग गए थे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे थे, वो अगर आपके जितने ही क्वालिफिकेशन वाले होते तो क्या वो आपको अच्छा पढ़ा पाते? विद्यार्थियों, नहीं संभव था। मैं आप लोगों को नियम बता रहा हूं। चलो, संभव तो कुछ भी हो सकता है, पर नियम बता रहा हूं आप लोगों को। 3 एलिजिबिलिटी है। जो नया ड्राफ्ट आया है, अभी ड्राफ्ट आया है, नियम भी जो के त्यों ही रहने हैं, नियम में कुछ खास परिवर्तन होता नहीं है, थोड़ा बहुत भाषा का परिवर्तन हो सकता है, पर नया नियम लागू होगा। फरवरी तक का समय है। फरवरी के बाद आप लोग जो है, अभी फरवरी तक तो आपसे सुझाव मांगे हैं कि कोई सुझाव दे दो, और फरवरी के बाद ये नियम लागू हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, पहले ये नियम था कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग जो है वो यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। पहले भी मेरिट से अध्यापक बनते थे, अब भी मेरिट से ही अध्यापक बनेंगे। तो विद्यार्थियों, अब नियम यह है कि 3 एलिजिबिलिटी है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। पहली एलिजिबिलिटी यह है कि पीएचडी क्वालिफाई कर लो। आप लोगों ने जो है वो 4 साल का ग्रेजुएशन कर लिया है, इंटीग्रेटेड कोर्स आपने जो है वो, या फिर 4 साल का यूजी डिग्री करके आप पीएचडी में प्रवेश पा गए हैं और प्रवेश आपका होकर के पीएचडी कंप्लीट हो गई है, तो भाई विद्यार्थियों, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का लेवल 8 पे आप पीएचडी के हैं, मतलब पीएचडी पूरी हो गई है, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पहले भी नियम था, अब भी और आगे भी रहेगा। दूसरा नियम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो लेवल 6.5 के साथ। आप लोगों का किसी का भी एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए उर्दू, एमए साइकोलॉजी, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोलॉजी, एमएससी मैथ्स करके जो है वो लेवल 6 में आता है। तो आपकी जो डिग्री है वो लेवल 6.5 में आती है। लेवल 6.5 का जो है वो हिंदी में 55% अंक आप लोगों ने क्वालिफाई किए हो, एमए हिंदी किया हो आपने, एमएससी केमिस्ट्री किया हो 55% अंकों के साथ, फिर नेट क्वालिफाई कर लिया हो अपने विषय में, तो जिस विषय में नेट क्वालिफाई किया है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। एक ये भी प्रश्न उठता है आप लोगों का। एक और, अभी इसी नियम में एक और प्रश्न उठेगा आप लोगों का, और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। क्या किसी भी विषय से नेट कर सकते हैं क्या? मैंने एमए संस्कृत किया है, तो मेरी इच्छा है कि मैं केमिस्ट्री में नेट कर लूं क्या?
अगर मैं थोड़ा किसी प्रोफेसर के पास जाके पढ़ने बैठ जाऊं, मान लेते हैं मेरा संभव नहीं है, मेरी 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 इतनी योग्यता नहीं है कि मैं केमिस्ट्री में नेट कर पाऊं, पर मान लेते हैं कि मैंने 2-3-4 साल मेहनत की और केमिस्ट्री का जो है वो पूरा सिलेबस ठीक से पढ़ लिया, और एमए संस्कृत करने के बाद मैं क्या एमए नेट केमिस्ट्री से दे पाऊंगा क्या? ये भी प्रश्न होगा ना आप लोगों के मन में, उठना चाहिए मन में ये प्रश्न। इसका उत्तर देने के लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा विद्यार्थी आप लोगों को, ये नियम कैसे लागू होगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 6.5 लेवल के साथ और नेट क्वालिफाई किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। पहले भी बन सकते थे, अब भी बन सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। तीसरा नियम, जिस नियम को यूट्यूबर्स ने अपने हिसाब से बताया है विद्यार्थियों को, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से ही पता था। पीजी किया है आप लोगों ने 55% अंकों के साथ तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इतना नियम तो बता दिया, ये नियम नहीं बताया कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 7, अगर किसी अध्यापक ने ये नियम बताया है तो उनको प्रणाम करता हूं मैं, जिसने ये नियम बताया है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 7 वाला ही अध्यापक बन सकता है। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि एमई एमटेक, किसी ने जो है वो मास्टर्स इन इंजीनियरिंग किया हुआ है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी किया हुआ है, एमई एमटेक किया हुआ है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है विद्यार्थियों। नेशनल क्रेडिट लेवल 7 पर जो जो डिग्री आएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो जो डिग्री नेशनल क्रेडिट लेवल 7 के अंतर्गत आएगी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा विद्यार्थियों। एमए संस्कृत, एमए केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, एमए हिंदी जो है वो नेशनल क्रेडिट लेवल 7 पर नहीं आती है। यूट्यूबर्स ने आपको झूठ बताया है विद्यार्थियों। आप जाकर के पूछिएगा जरूर ऐसे यूट्यूबर्स से जिन्होंने आपको गलत परोसा है। मैं सही नियम बताता हूं आप लोगों को। अब ये तो समझ में आ गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है जो 7 लेवल पर होगी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। कौन सी डिग्री हैं, तो चल लेते हैं हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के पास। ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया जो है विद्यार्थियों पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। मैं आपको यहां से दिखाता हूं, देखो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, आपको ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आप किसी भी वेबसाइट पर डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये। और मैं आपको इसके लेकर के चलता हूं जहां सीधा सीधा आपसे ये चर्चा की गई है, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 से पहले विद्यार्थियों आप लोगों को पेज नंबर 51 पर लेके चलूं। थोड़ा सा आपको इसमें ना 53 समझने से पहले 51 पेज समझना पड़ेगा। देखो यहां ना विद्यार्थियों 2 अलग अलग लेवल हैं। एक कॉलम में 2 लेवल लिखे रहते हैं, जैसे लेवल 1 लिखा हुआ है, लेवल 2 लिखा हुआ है। लेवल 1 क्या होगा? जब आप एंट्री कर रहे हैं, ये लेवल 1 लिखा हुआ है कि आपका एंट्री का लेवल है, ठीक है। आप जो है, जैसे आप में से किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ग्रेजुएशन कर लिया है, ये आपका एंट्री का लेवल हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री हुई है आपकी, तो ये एंट्री का लेवल हो गया है। पर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कोई वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है या फिर स्किल ट्रेनिंग है आपके पास कोई, उसके भी आपको क्रेडिट मिलते हैं, तो वो आपका अपग्रेडेड होता है। तो आप लोग जो हैं एक तो एंट्री ग्रेड हो गया है आप लोगों का, यहाँ पर एंट्री वाला लेवल हो गया है ये, और दूसरा आप लोगों का वीईटी है ना, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग या फिर स्किल ट्रेनिंग जो है, इसके क्रेडिट जोड़ करके भी आपके दूसरा अपग्रेडेड लेवल हो सकता है। तो मैं आप लोगों को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का जो 7 लेवल है उस 7 लेवल को दिखाता हूं। 7 लेवल 2 जगह लिखा हुआ है। एंट्री लेवल ये है विद्यार्थियों, एंट्री लेवल 7 ग्रेड ये है, और ट्रेनिंग वाला लेवल ये है। तो 2 जगह लिखा हुआ है, मतलब जो यहां आता होगा ट्रेनिंग के साथ और जो बिना ट्रेनिंग के यहां आता होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। तो पहली बात तो देखो विद्यार्थियों, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है जिसने किसी भी विषय में पीएचडी कर ली है। 7 लेवल की एंट्री ये है कि पीएचडी कर लेते हो, तो आप लेवल 8 पर भी हो। वैसे पीएचडी आप किसी फील्ड में कर रहे हैं, यूजी वाला जो है विद्यार्थियों, किसी भी विषय में आपने यूजी कर लिया है और 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास हो गया है उस विषय का। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने बीएससी किया केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और वो 5 साल का उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है जो केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए रिलीवेंट है। रिलीवेंट को समझने के लिए तो बहुत ही समय लगेगा हमारी शिक्षा व्यवस्था को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। यूजी कैंडिडेट भी, यूजी कैंडिडेट जो है वो 6 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होगा, तो भी विद्यार्थियों आप लोग जो है वो मान लेते हैं किसी ने जो है वो ग्रेजुएशन किया है, किसी साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है,
पर उसने इसके साथ साथ एक कोई ऐसा भी डिप्लोमा कर लिया है कि वो फार्मा कंपनी में जाकर के लग गया, फार्मा कंपनी में लगे लगे उसको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है 6 साल का, वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए रिलीवेंट है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था लचीलापन दे रही है, पर योग्य लोगों के लिए, जो योग्य नहीं है उसके लिए लचीलापन नहीं है। मतलब आप लोग जो हैं वो एमए हिंदी करके और फिजिक्स के प्रोफेसर बनना चाहेंगे, ये लचीलापन नहीं है विद्यार्थियों। फिजिक्स का प्रोफेसर बनने के लिए जो है वो योग्यता अगर आपके पास हो जाएगी, ये लचीलापन है। लचीलेपन की व्याख्या विद्यार्थियों ये करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को लेवल 7 पर जो जो डिग्री लिखी हुई है, एंट्री लेवल पर तो आप लोगों को यहां कहीं भी आपका पीजी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी भी विषय में पीजी किया है और उसके बाद आप लोगों को 4 साल, यहां जो पीजी आप लोगों को लेवल 7 पर तब आ पाएंगे, किसी ने एमए हिंदी किया हुआ है पीजी लेवल में, 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, एमए हिंदी करके मान लिया कोई साइकोलॉजी का प्रोफेसर बनना चाहता है। अब ये रिलीवेंट विद्यार्थी आप लोगों को नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि ये बॉडीज तय करेंगी, ये तो अभी शिक्षा व्यवस्था में लागू होते होते कई साल लगेंगे। जब कोई परिवर्तन होता है तो समझ में आने में समय लगता है विद्यार्थियों। आपके प्रश्न होंगे, जायज प्रश्न होंगे, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में और जिस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उससे रिलीवेंट 4 वर्षों का एक्सपीरियंस है, तो जाकर के वो लेवल 7 पर आएगा, तो जाकर के वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएगा। आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। ये अध्यापक तो बहुत बढ़िया है, अध्यापक तो जो सभी होते हैं, सभी नहीं भी होते हैं, कुछ होते हैं कुछ होते नहीं होते हैं। ये तो मुझे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही असिस्टेंट प्रोफेसर बना दे रहा है, बड़ी बढ़िया बात है। ऐसा होता नहीं है विद्यार्थियों। उसके साथ आपकी योग्यता आनी चाहिए, नेट क्वालिफाई करके योग्यता आती है, उस विषय की आप लोगों को जानकारी अच्छे से होती है, पीएचडी करके आप उस विषय के एक्सपर्ट बनते हैं जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। नेट पीएचडी को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जो बड़े बड़े थंबनेल जो हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं यूट्यूब वीडियोस के, आज से नेट की मान्यता खत्म, आज से पीएचडी की जरूरत नहीं, विद्यार्थियों आप निर्णय कर लीजिए है या नहीं है। बिना पीएचडी के तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं, बिना नेट के तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं। क्यों आप लोग जो है, अच्छा दूसरी जगह ये है कि अगर आप लोग जो है पीएचडी कर रहे हैं, है ना, पीएचडी आपने शुरू कर दी है, तो आप लेवल 7 पर आ जाएंगे। मतलब आपने जो है वो नेट क्वालिफाई नहीं किया है, आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, आप कहीं एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से या फिर आप लोग जो है वो पीएचडी ओनली आपने टेक क्वालिफाई कर लिया और पीएचडी में एडमिशन आपका हो गया है, तो जैसे ही पीएचडी में आ गए हैं तो आप लोग लेवल 7 पर आ गए हैं। एकदम पीजी करते ही पीएचडी में एडमिशन लेते ही लेवल 7 पर आ गए हैं आप लोग जो है वो इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर अगर आप कर रहे हैं, वो जो पीजी है ना विद्यार्थियों, वो लेकिन ट्रेनिंग के साथ है, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ है। लेवल 7 पर भी जो है ना विद्यार्थियों, मैंने जो आप लोगों को यहां बताया था कि वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग या फिर स्किल ट्रेनिंग के साथ आप जो है वो अपग्रेड होता है आपका लेवल। आप जो है वो पीजी में पीएचडी में एडमिशन लेकर के भी 6.5 पर ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप 6.5 पर ही है विद्यार्थियों। लेकिन विद्यार्थियों आप लोगों को 7 पर जाने के लिए आपको वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। वो अलग अलग है, उनको विस्तार से जाकर के आज जाकर के आप इसको पढ़ेंगे, समझ में आएगा। मैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाना चाहता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हिंदी में करके, अंग्रेजी में करके, उर्दू में करके, केमिस्ट्री में करके या और भी ऐसी जो विधाएं हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन करके बिना नेट बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी जो है वो आपके काम की लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि बिना पढ़ाई के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना संभव नहीं है। और आप खुद सोच लीजिए विद्यार्थियों, आपको जिस असिस्टेंट प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा वो अगर आपके ही जितना योग्य होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आकर के लगा होगा, तो क्या विद्यार्थियों वो अच्छा पढ़ा सकता है या वो अच्छा आप लोगों को उसको ज्यादा विषय की जानकारी होगी या जो पीएचडी करके आया होगा उस विषय में। हालांकि पीएचडी करने से किसी को कोई विषय आ गया है और बिना पीएचडी किए किसी को कोई विषय नहीं आता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है विद्यार्थियों। परंतु भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐसा है कि डिग्री होने का जो है वो महत्व है। तो भाई विद्यार्थियों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके, यहां सारा का सारा लिख लीजिएगा, आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं भी लेवल 7 में, केवल पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप लेवल 7 में नहीं आते हैं, आप लोगों को जो है वो लेवल 6.5 पर आते हैं। जैसे आप लोग जो हैं वो किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप लेवल पीएचडी में एडमिशन लेकर के या फिर आप लोग जो हैं वो लेवल 6.5 पर रहते हैं। आप लोग ये बात समझ लीजिएगा, ये समझ में आ गया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के नियमों को
और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विद्यार्थियों मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। प्रणाम। आप लोग क्या सोचते हैं विद्यार्थियों, ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है? नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और समझ में आई है तो आप लोग जो है वो अपनी भी जवाबदेही तय कीजिएगा। मेरी भाषा आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको किसी को भी कोई ठेस पहुंचाना तो मेरा उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों, पर भ्रमित करने वाले यूट्यूबर्स के लिए और भ्रमित होने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये चेतावनी है। भ्रमित करने वालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और अगर मैं आप लोगों को भ्रमित करता हूं तो विद्यार्थियों आपको जो है वो मुझे धिक्कारने का पूरा अधिकार है। अगर मैं आप लोगों को गलत जानकारी देता हूं तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके मुझे दुनिया भर के कमेंट टिप्पणी आप लिख सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी आपको भ्रमित कर दे रहा है तो भाई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो जाकर के स्वयं से भी नियमों को जानना समझना सीखिए। कब तक आप यूं यूट्यूबर के भरोसे जो है वो नियमों को जानते समझते रहेंगे? क्योंकि जवाबदेही जो है वो यूट्यूब के कंटेंट की कोई नहीं है, ये बस आप तय करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यार्थियों, और अपनी एक टिप्पणी मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मैंने जो ये परिश्रम करके या आप लोगों को जानकारी देने का जो मैंने ये प्रयास किया है, मुझे और ऐसा उत्साह मिले। आप लोग उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी टिप्पणी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बताइएगा जरूर। और एक और प्रश्न आप लोगों के लिए फिर मैं दे रहा हूं, एक प्रश्न और इस नियम से है जिसके लिए एक वीडियो और देखने को मिलेगा। प्रश्न ये है विद्यार्थियों कि एक नियम यहां पर आया है, आप लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन में कोई विषय पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई विषय पढ़ा है, पर आपकी पीएचडी डिग्री जो है वो किसी दूसरे विषय से है, तो आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा, क्या आप पीएचडी साइकोलॉजी से कर सकते हैं? क्या आप पीएचडी इंग्लिश से कर सकते हैं? क्या आप पीएचडी किसी और विषय से कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे और किस विषय से कर सकते हैं? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में करके आए हैं, क्या आप एमटेक कर सकते हैं? क्या आप जो है वो पीएचडी के इंजीनियरिंग में कर सकते हैं? क्या आप जो है वो तो और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें माना जाएगा, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे जिसमें आपने पीएचडी किया है। तो ये विद्यार्थी इस नियम को समझाने के लिए आप लोगों के लिए परिश्रम कर रहा हूं, एक वीडियो और बना करके दे रहा हूं। मुझे उत्साहित कीजिएगा और टिप्पणी दीजिएगा अपनी, क्या समझते हैं आप लोग। और चैनल को विद्यार्थियों अब आपकी जिम्मेदारी है तय करना, आप क्या चाहते हैं, यूट्यूबर्स के द्वारा बनाया गया गलत जानकारी या फिर एक ऑथेंटिक जानकारी। प्रणाम।